हेलो। तो यहाँ बेटा आज सिर्फ एक छोटी सी बात कि आप ट्वेल्थ में हो और या ट्वेल्थ में होने वाले हो और अब आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। कोई रिश्तेदार आपको कुछ और समझा रहा है, कोई आपका रिलेटिव कुछ आपको बता रहा है कि वो फलाना वहाँ एडमिशन ले गया और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, आपको कहाँ जाना है। तो उसके लिए आपके पास एक छोटी सी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए कि इंफॉर्मेटिव वीडियो दो। वहाँ पर इंफॉर्मेशंस तो नहीं थी, कॉन्सेप्ट्स थे, पर कोई नहीं। अब एक्चुअल थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की मैंने और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या क्या आप ट्वेल्थ के बाद कर सकते हैं। स्पेसिफिकली साइंस से रिलेटेड मेरा बैकग्राउंड है, तो यहाँ मैं जितने भी एग्जांपल्स आपके सामने या जो जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने पुटअप करूंगा ये सारी साइंस रिलेटेड होंगी। आप एक बार फिर भी कभी भी कहीं पे भी जाएं तो एक बार वहाँ की साइट जरूर चेक कर लें कि कहीं मेरी बताई इंफॉर्मेशन में और उसमें कहीं कुछ चेंज ना दो। ये लेटेस्ट फिगर्स के हिसाब से जो इन्फॉर्म्स हैं उनके हिसाब से ये क्रिएटअप है। फिर भी कुछ हो सकता है कि भाई कुछ चीज़ें स्किप हो गई हो या कुछ रूल से चेंज हो जाए। तो आप प्लीज़ जब भी किसी का एग्ज़ाम दें या कोई भी आप तैयारी करें तो उसके जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनको एक बार जरूर देख लें। तो क्या क्या हो सकता है ट्वेल्थ के बाद, बड़ी टेंशन का मुद्दा है, क्या क्या लिया जा सकता है। तो मैंने 5 कैटेगरीज बांटी हैं अपने हिसाब से, आप और भी बांट सकते हैं। एक पीसीएम के बेसिस पे जो हम करते हैं, 2 एनईपी आने के बाद तो पता नहीं पीसीएम पीसीबी नाम की चीजें किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगी, पर फिलहाल के आज के टाइम के हिसाब से मैं कहूँ तो सबसे पहले ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट आपका इंजीनियरिंग एग्जाम है, जो जिसमें आप इंजीनियरिंग बीई बीटेक बी आर्क आर्किटेक्चर या बी प्लान सारे कोर्सेज आपके पास आते हैं। दूसरा निट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम, जो बेसिकली आपके मेडिकल साइंसेस से रिलेटेड है या इसमें आपके मेडिकल वाले पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। तीसरा सिंपल ग्रेजुएशन, कितने सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, जो कन्वेंशनल हमने सुनी है या जो हमने देखे हैं उनके अलावा उस पर सारी बातें देखते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज के 12th के बाद कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज डायरेक्ट हो सकते हैं हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से, जो आपको आगे की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट रहे। और फाइनली डायरेक्ट जॉब्स। 12th बेसिस पे साइंस साइड में कुछ अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी बनती हैं जिनके बारे में यहां हमने बात की है। तो बारी बारी सारों को देखते हैं। तो एक बार देखो, सबसे पहले आपके पास पॉइंट नंबर 1 जेई के अंदर आप आओ तो आपके पास जेई जिसकी अभी नोटिफिकेशन आउट है, 2 बार आपके पास होगा। टोटल आपके पास हर एक सब्जेक्ट पीसीएम के 25 क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस पार्ट ए के और 5 क्वेश्चंस होंगे पार्ट बी के, जिसमें आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी होंगी। क्वेश्चंस में आपको डिजिट्स में आंसर देने होंगे और 20 क्वेश्चंस आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और अब की बार एक नया कुछ फरमान आया है एनटीए की तरफ से, पता नहीं उस पर बहुत सारे लोग खफा भी हैं और शायद मेरे को भी गलत ही लगता है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर भी आपके पास +4 -1 उन्होंने अप्लाई किया है। ठीक क्या तो 4, गलत क्या तो -1। कोई नहीं, हम क्या कर सकते हैं, वो तो डिपार्टमेंटल चीज है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो जेई के एग्जाम में आपके पास 2 हिस्से होंगे। एक आपके पास रिक्वायरमेंट बेसिकली फिलहाल पीसीएम है कि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के बेसिस पे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। मेंस एग्जाम्स होगा आपके पास। मेंस एग्जाम एक किस्म से आईआईटी के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम है। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो अगला एग्जाम, इसको तो हमारी एनटीए क्रिएट कराएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कराएगी, लेकिन एडवांस को हमारी आईआईटीज कंडक्ट कराएंगे। तो ये आपके पास बेसिकली एनसीईआरटी नमो नमः है, बेसिकली एनसीईआरटी डिपेंडेंट है आपके पास पेपर। और इसमें आपके पास कितना एफिशिएंटली आप टाइम मैनेज कर पाएंगे, चीजों को पढ़ पाएंगे और नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे, वही आपकी परसेंटाइल को डिफाइन करती है। इसके बेसिस पर आपके पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टेट फंडेड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट एंड सेंट्रल फंडेड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। एसएफटीआई तो स्टेट फंडेड है और सीएफटीआई सेंट्रल फंडेड है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, स्टेट फंडेड जैसे आपके पास जो भी स्टेट की यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर गवर्नमेंट के खुद के कॉलेजेस होते हैं यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर, तो वो टोटल के अंदर आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ एनटीए जेईई मेंस आपका एडमिशन होता है आपके परसेंटाइल के बेसिस पे।
मेरिट बेसिस पे। दूसरा आए एडवांस। एडवांस के दिमाग में एक इमेज आती है जी, आईआईटी आईआईटी। नहीं भाई, आईआईटी के अलावा भी दुनिया है। क्या आपके पास आईआईटी में तो एडमिशन होता ही है, मेंस के बाद एडवांस जब आप क्लियर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। उसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर एक ही है वर्ल्ड में, और हमेशा वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट्स में इसका नाम जरूर आता है। आईआईटीज का आए ना आए, ये जरूर आता है। आईसर्स साथ है जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, बेहतरीन है, ये भी एडवांस के बेसिस पे एडमिशन देते हैं। और लास्ट में इकलौता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक ही है केरला में। तो इनमें आपके पास एडमिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर एडवांस स्कोर। अब थोड़ा सा और आ जाते हैं, आपके पास मेंस में हमारे लिए मेन हाईलाइट क्या होती है? आपके पास मेंस में हमारी मेन हाईलाइट हमेशा की तरह नेट ही रहेगी जी। नेट के अंदर आपके पास टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो फंडेड है वो 31 है, एज पर टुडेज जो मैंने गूगल अंकल को चेक किया, गूगल अंकल ने यही बताया है। उसमें अप्रोक्सीमेटली 24,000 प्लस सीट्स हैं। इसके अलावा जो आपके पास सेंट्रल फंडेड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है और आपके पास स्टेट फंडेड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, भाई बहुत हैं। उनके अंदर एक बहुत भारी नंबर ऑफ इनटेक है। कितनी? 23.6 lakhs, बहुत भारी इनटेक है भाई। अगर आपको सच में इंजीनियरिंग के लिए पैशनेट है तो प्लीज गो फॉर इट, लेकिन अगर नहीं है तो ये 24,000 सीटों के अलावा ये जो सीटें हैं ये आपकी जेब के लिए बहुत भारी भी पड़ेंगी। और अगर आपका सच में इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं और आप भीड़ के पीछे चल रहे कि नहीं मेरे ताऊ की बुआ के फूफा की लड़की ने की तो मैं भी करूंगा, नहीं भाई, उलझ जाओगे और फिर बेरोजगारी की लाइन में आ जाओगे। तो हाँ, सीट्स इतनी सारी हैं, पर ये इनके एक अलग ही आपके पास एप्लीकेबिलिटी है, या इनकी एक आपके पास अच्छी खासी जॉब के प्रोस्पेक्टिव्स खुल जाते हैं। मेन पे आते हैं भाई ड्रीम्स, जो जनरली साइंस स्टूडेंट्स का होता है, आईआईटीज सबका होता है, मेरा भी है, सबका थे। टोटल आपके पास आज के टाइम पे 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं। ऑब्वियसली बॉम्बे, दिल्ली तो ये तो टॉप मोस्ट है, खड़गपुर, आपके पास कानपुर, लेकिन इनकी ऑल 23 इंस्टीट्यूट की टोटल इनटेक है आपके पास 16,234। लोकसभा में हमारे मंत्री जी ने जो रिप्लाई दिया वहीं से इसको कोट किया है, कम फालतू हो सकती हैं। टोटल इतनी सारी सीट्स हमारे पास आईआईटीज में। और इसके अलावा आपके पास आईआईसी बेंगलोर, इनकी इनटेक आप इनके साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। आईसर्स सातों, इनके अभी फॉर्म निकले हुए हैं शायद। और आईआईएसटी, इसका भी आप साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। सभी के लिंक्स A to Z, ये एनटीए कराता है भाई, आपके पास एडवांस आईआईटीज कराएंगी, आईआईएससी, आईएसआर, आईआईएसटी, ऐसे नहीं कि हवा में मैंने कुछ भी फेंक दिया, डाटा आपके सामने रख दिया। इन सभी के इंस्टीट्यूट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो में दिख जाएंगे, आप जाके चेक भी कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या है। डायरेक्ट गूगल चाचा करने की जरूरत नहीं है, वहां से भी आपको दिख जाएगी कहाँ क्या इनटेक है, कितना क्या है, क्या क्या गवर्नमेंट के क्राइटेरियाज हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जब हम कोचिंग में जाते हैं, ऑब्वियसली कोचिंग दुनिया करती है, बहुत बहुत भारी कोटा बनाए कोचिंग ने है, तो आपके पास ये सबके दिमाग में रहता है कि आईआईटी आईआईटी, और तैयारी भी करते हैं और कई बार हो भी जाता है और हम बोर्ड को तो भूल ही जाते हैं, उसको नहीं भूलना। दो एक अच्छा बंदा जो प्रिपरेशन करता है उसके बोर्ड्स में अच्छे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियस पॉजिटिव बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन बेटा ध्यान देना, बोर्ड के अंदर 75% मार्क्स नहीं आए और आप आईआईटी में सीट लेने के लिए वेट में बैठे हैं और आपने एडवांस क्लियर कर दिया, ऑल इंडिया आपके पास ट्रिपल डिजिट के अंदर रैंक आ गई है, यू आर हैप्पी इनफ, सब हैप्पी हैं, और आपके ये मार्क्स नहीं आए तो भाई आपकी रिक्वायरमेंट है, आप प्रोस्पेक्टस में चेक कर सकते हैं, आपको एडमिशन नहीं मिलता। तो इस चीज को नहीं भूलना, जो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं फिलहाल, कि ये भी जरूरी है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत सारे ये जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे सेंट्रल फंडेड और एसएफटीआई, इनमें तो जेईई मेंस के थ्रू होता ही है, लेकिन कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, पुरानी हैं, जैसे आपके पास बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनका एग्जाम होता है बिटसेट, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस एडमिशन टेस्ट, टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट। 3 कैंपसेस हैं,
गोवा, पिलानी, हैदराबाद, इनका भी खुद का एक एंट्रेंस होता है जिसके बेसिस पर ये एडमिशन से देते हैं। दूसरा VIT ट्रिपल, ये भी 4 कैंपसेस हैं, वेलोर से इन्होंने शुरुआत की थी। उसके अलावा चेन्नई, भोपाल और अमरावती में भी इनके कंसेप्ट हैं, कैंपसेस हैं। और भी बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपके पास, कलिंगा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा आपको भाई, आपके पास मणिपाल मिल जाएगा कर्नाटका में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिनके खुद के एंट्रेंसेस होते हैं। बट मैं कहूँगा कि आपके पास अगर आपको सच में है भाई, हाँ मेरे को इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर या बी प्लान का सच में है कि मैं करना चाहता हूँ इसके अंदर, ये नहीं कि मैं भीड़ के पीछे चल रहा हूँ, तो प्लीज ये 24,000 और ये आपके पास 16,000 और प्लस इनकी और NIITs की, IIITs की, इनकी सीट्स को काउंट करके अप्रोक्सीमेटली 41,000 के आसपास सीट है। अपने आप को इनके अंदर लेके आने की कोशिश करें। सबको पता है भीड़ बहुत हाई आएगी आपके पास, बहुत हैवी भीड़ आएगी, ठीक है। खैर इतनी तो नहीं आएगी जितनी सीट्स हैं। इतने बच्चे तो पेपर नहीं देते कि भाई आपके पास 23 लाख बच्चे पेपर देने आएंगे, ठीक है। तो सीट्स तो खाली पड़ी रहनी है, एडमिशन तो हो ही जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप तभी जाए जब आपको लगता है कि हाँ मेरे को करना है। और इन्हीं 41,000 सीटों में जो बेसिकली आपके पास NITs, IIITs और इन इंस्टीट्यूट से आ रही, इनके अंदर आप तभी जाएं जब आपकी जेब काफी हैवी है, आपकी पेरेंट्स इकोनॉमिकली काफी ज्यादा आपके पास वेल डिफाइंड है, जो आपको हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर भी आपके लिए फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा, क्योंकि प्राइवेट है ऑब्वियस है, काफी हाई रहेगा। तो ये है आपके पास वो इंजीनियरिंग वाला स्कूल। ये चीज ध्यान देना कि जब आप फॉर्म भरते हो तो आप हमेशा सिर्फ BE और BTech ही भरते हो जी मेंस के अंदर। बेटा फॉर्म भरते वक्त ये चीज और ध्यान दे लेना, आपका आर्किटेक्चर में अगर इंटरेस्ट है तो उसका भी पेपर अलग से आएगा उसके साथ में, सिर्फ PCM नहीं, एक और पेपर अलग होता है। तो उसमें आपके पास अगर आपको सच में आर्किटेक्चर के अंदर इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा स्कोप है, अगर आपको काम आता है या आप करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो उसमें अलग से आपको ऑप्शन टिक करना होगा, उसका अलग से आपके पास कोर्स होगा। तो आपके पास BE BTech के अलावा BR को B प्लान, PLAN B प्लान, उनके भी ऑप्शंस होते हैं, उसके लिए आपको टिक करना पड़ता है। तो ब्रोशर भरते हो थोड़ा ध्यान दें, जल्दी ना मचाए, कहीं आपका इंटरेस्ट कुछ और हो और आप भर कुछ और जाए, क्योंकि अब टाइम आ गया है आपको ध्यान से चीजों को देखने के लिए। तो ये था आपके पास ऑप्शन नंबर 1, आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करो पॉइंट 2 की। पॉइंट 2 भाई, जेई इंजीनियरिंग तो PCM वाले करेंगे, PCB वालों के लिए ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपके पास यहाँ ऑप्शंस को 2 हिस्सों में हमने बांट रखा है। एक भाई ऑन द बेसिस ऑफ नेट, जो आपका NTF से कराएगी भाई आपके पास। अब की बार आपके पास 75% मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, की बार रिक्वायरमेंट 50% मार्क्स की होती है। और इसमें आपके पास जो अंडर ग्रेजुएट एग्जाम होता है नेट का, उसमें आपके पास MBBS, सबको पता है MBBS, तो आपके पास बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, उसमें अप्रोक्सीमेटली इंडिया में इस टाइम पे 542 कॉलेजेस हैं, जो गूगल अंकल मेरे को बता रहे हैं, या आप भी चेक कर लो, आपको बता देंगे। और आपके पास 9 एम्स हैं, और टोटल मिला के इनके अंदर आपके पास अप्रोक्सीमेटली 77,000 प्लस 727 सीट्स हैं। काफी है, काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमें यूक्रेन जाना पड़ता है, रशिया जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें प्राइवेट है और वो प्राइवेट बहुत हैवी है। तो ये टोटल सीट्स हैं, इनमें से गवर्नमेंट और प्राइवेट का तो काफी लंबा आपके पास प्रोसीजर वगैरह आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरा BHMS, ये सबके दिमाग में फिट बैठा रहता है, और ऑप्शन ही नहीं लेके चलते, और भी ऑप्शन है बेटा। कौन से ऑप्शन है? अरे BHMS को तो देखो एक बार, बैचलर इन होम्योपैथी एंड मेडिसिन एंड सर्जरी के पास। तो आपके पास जो BHMS है होम्योपैथी मेडिसिन में, होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, इसके ऑलमोस्ट 225 कॉलेजेस हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री बताती है कितने कॉलेजेस हैं, और बहुत सारे इसके अंदर आपके पास गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, जिसमें आपके पास अप्रोक्सीमेटली 10,000 सीट्स हैं। कहीं बाहर जाने से तो ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, प्राइवेट जॉब्स भी हैं आपके पास। इनको सर्जरी के लिए भी
फिलहाल शायद परमिशन मिल जाएगी या मिलने वाली होगी, क्योंकि इसके ऊपर भी कोई दिनों पहले न्यूज में चल रहा था आपके पास कि BAMS और BHMS को भी सर्जरी का अधिकार दिया गया, शायद अभी तक तो नहीं है। तो 225 कॉलेज है बेटे, इनके भी थोड़ी नहीं है। उसके बाद BDS डेंटल्स आपके पास, बैचलर इन डेंटल्स एंड सर्जरी जो है आपके पास, उसमें आपके पास टोटल 280 कॉलेजेस हैं। अब मुद्दे की बात, हमारे काम के 76 है। अगर मैं एक मिडिल क्लास की बात, फैमिली की बात करूं तो 76 इसमें आपके पास गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो हमारी पॉकेट के हिसाब से काम करेंगे, हमारे लिए बेटर रहेंगे। उसके बाद BAMS बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इसके टोटल 273 कॉलेजेस इंडिया के अंदर है, जिसमें आपके पास 50 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बाकी अप्रोक्स ऑब्वियस बात है प्राइवेट है या सेमी प्राइवेट भी हैं कुछ। तो आपके पास इसमें से 50 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यहां पर भी आप डॉक्टर ही बन के निकलते हैं अगर, और इनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कमी होती है, प्लस गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, तो आपको यहाँ कहीं दूसरे देश में जाने की फिलहाल जरूरत भी नहीं पड़ेगी और तंग होने की शायद जरूरत भी ना पड़े अगर आपका मन मानता हो तो। उसके बाद BUMS टोटल 19 कॉलेजेस हैं मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड, ये MCI से अप्रूव्ड है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये आयुष मंत्रालय हमारे गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है। इसमें भी आपके पास बैचलर इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी टोटल 19 कॉलेज है, बैचलर इन सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी, ये भी आपके पास आयुर्वेदिक से मिलता जुलता होता है। और सबसे लास्ट, ये तो ड्रीम होता है भाई, ये तो ड्रीम होता है किसी भी मेडिकल स्टूडेंट के लिए, एम्स दिल्ली या फिर AFMC पुणे, ये तो ड्रीम होता है, इकलौता ही है पुणे में कैंपस है। टोटल 150 सीट्स होती हैं। यहाँ से निकलने के बाद आप डायरेक्ट आर्म फोर्सेस के अंदर एज अ डॉक्टर काम करते हैं, अच्छी खासी रैंक पे काम करते हैं। यहाँ पर आपके पास 115 सीट्स फॉर बॉयज, 30 सीट्स आर रिजर्व फॉर गर्ल्स, और 5 सीट्स हमारे गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे फिल होती हैं। ये भी सारे के सारे एग्जाम्स आपकी नेट के मार्क्स के बेसिस पर आपको एडमिशन देते हैं। अच्छे कॉलेज में जहां आपके पास 640 650 तक की कट ऑफ चली जाती है। AFMC पुणे की लास्ट कट ऑफ शायद 638 गई थी बॉयज के लिए, काफी हाई थी, और पता नहीं उससे भी लास्ट गई थी, तो काफी हाई जाती है। इनकी कट ऑफ कंपेरेटिवली काफी कम जाती है, और बिना नीट के भी आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है आज के टाइम पे। BPT बहुत अच्छा ऑप्शन है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स में आपके पास, या वैसे भी कई बार हमारे जो इंजरीज हैं, डॉक्टर एक में कहते हैं फिजियो के पास चले जाओ, वो फिजियो वो यहीं से आते हैं। बट इशू क्या है, आपके पास टोटल यहाँ जहाँ 200 कॉलेजेस हैं, इन 200 कॉलेजेस में से आपके पास 85% अप्रोक्सीमेटली 85%, 170 के आसपास कॉलेजेस प्राइवेट है। तो थोड़ा सा ये कोर्स आपके पास आप समझे गए होंगे। एक बेहतरीन ऑप्शन जिसको नेट की जरूरत नहीं, खुद का एग्जाम कराते हैं, और फॉर नारी शक्ति ओनली, MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। इसमें आपके पास एज रिक्वायरमेंट है, खुद का एग्जाम लेते हैं, और ये भी आर्म फोर्सेज में डायरेक्ट जॉब है आपके पास। एक किस्म से टेस्ट क्लियर किया, आपको नर्सिंग कराते हैं आपके पास मिलिट्री नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर, और इसमें एज है आपके पास रिक्वायरमेंट। टेस्ट तो क्लियर ऑब्वियस बात, टेस्ट और SSB जो उनका इंटरव्यू होगा वो तो आपको जो गवर्नमेंट रूल्स हैं, आर्म फोर्सेज के रूल्स हैं, उनके हिसाब से क्लियर करके डायरेक्ट जॉब। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इस पे बहुत भीड़ रहती है, पता है लोगों को, ये तो जनरली हम फॉर ग्रांटेड ही लेके चलते हैं, लेकिन ये पता है, बैचलर इन वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो बेसिकली आप लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं पशुओं के डॉक्टर, दो उनके पास और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। उसमें भी आपके पास जो फंडेड इंस्टीट्यूट है, स्टेट गवर्नमेंट या आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट या प्राइवेट, उनके खुद के वो एंट्रेंस के बेसिस पे खुद के एंट्रेंस लेते हैं, खुद के उनके क्राइटेरियाज हैं, उनके बेसिस पे एडमिशंस होती है। अब सबसे मेन बात, आप इतने सारी चीजें करके डॉक्टर्स तो बन गए हैं, क्या खाली का सारे काम डॉक्टर ही कर देंगे? डॉक्टरों को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, आपको बताइए। तो उसके अलावा आपके पास BSc नर्सिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बहुत अच्छा स्कोप इसका भी रहता है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। ANM एंड JNM ऑक्सिलरी
नर्सिंग मिडवाइफ और जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, ये भी अच्छी खासी आपके पास स्कोप है। गवर्नमेंट जॉब बहुत हाईली इनको पे देती है, प्राइवेट में भी अच्छी खासी सैलरी है इनकी। और सबसे लास्ट ट्रेंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना जाता है। दो इसमें स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमें सिर्फ ये पता होता है कि एंटरप्रेन्योर बनना है हमें। क्या? फार्मेसी। फार्मेसी में बी फार्मेसी यानी कि बैचलर डिग्री है और डी फार्मेसी यानी कि आपके पास डिप्लोमा है। सबको पता ही है, वो बोलते हैं और डी फार्मा कर ले आप अपनी दुकान खोल लेना, वो डी फार्मा वो यही है आपके पास, जो आपके पास 12 साइंस के बाद मेडिकल स्टूडेंट काफ़ी प्रेफर करते हैं कि और कुछ नहीं, आप एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, खुद की एक दुकान चला लोगे। क्योंकि बिना इस कोर्स के आपके पास लाइसेंस नहीं मिलता आपको एक मेडिकल शॉप खोलने के लिए। तो ये कुछ कुछ ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आ गई होंगी, लेकिन मेन से कुछ कुछ ऑप्शंस यहाँ पे लाने के लिए मैंने कोशिश की है। होपफुली ऑप्शंस के अंदर डाटा ठीक ही रहा होगा, लेकिन कहीं पे कुछ गड़बड़ हो तो प्लीज लेट मी नो। तो ये कोर्सेज थे आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ पीसीबी। ये नेट वाले कोर्सेज हैं और ये बिना नेट वाले कोर्सेज हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ऑप्शन 3 आपके पास ग्रेजुएशन। ये कहा जाता है कि जिसको कहीं कुछ नहीं मिलता साइंस वाले को ग्रेजुएशन कर लेता है, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। अगर मैं क्लासेस में एज ए टीचर बात करूं तो कहीं कहीं कोई स्टूडेंट मिल जाता है जो कहता है नहीं मेरे को साइंस में बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, लेकिन कहता ना मेरे को ना इंजीनियरिंग करनी है, ना मेरा इंटरेस्ट आपके पास मेडिकल में है, आपके पास नीट के अंदर है, मेरे को पर्टिकुलर ये कोर्स करना है, यहाँ जाना है, पहले ही सोच के बैठे होते हैं। तो ग्रेजुएशन के कोर्सेज आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। ये ऐसी जगह है जहां भर भर के सीट है, लेकिन मुद्दा ये है कि उसमें से ऐसी सीट्स जो आपके काम की हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो आपके काम के हैं, उनको ढूंढना बहुत जरूरी है। और प्राइवेट में घुसने से पहले ये चेक करना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस आपके हर एक शहर में है और हो सकता है कई कई हों, तो वहां ये जरूर चेक कर लेना कि ये आपके पास यूजीसी से आपके पास मान्यता लेके भी बैठा है या नहीं। कहीं आपकी फीस भी जाए, साल भी जाए और बाद में पता चला कि आपका कॉलेज तो ब्लैक लिस्टेड था, आपकी यूनिवर्सिटी तो डीम्ड यूनिवर्सिटी थी और ब्लैक लिस्ट हो गई है, और फिर आप सोच ही भी नहीं सकते, या मैं क्या बताऊं आपके पास वो कितना आपके पास पेनफुल हो सकता है। तो आपके पास कौन कौन से स्कोप्स हैं, दो सबको पता है भाई, दो कोर्सेज आते हैं आपके पास। सबसे पहले साइंस स्टूडेंट के लिए सबसे पहला ऑप्शन ही क्या आता है, बीएससी करूंगा जी। बीएससी या तो ऑनर्स करेगा या आपके पास वो जनरल कोर्सेज करेगा। ऑनर्स में आपके पास मेन सब्जेक्ट जो कन्वेंशनल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जियोलॉजी, ये तो है ही है। इनके अलावा इवॉल्विंग ब्रांचेस हैं, जैसे आपके पास बायोटेक, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, आपके पास एंथ्रोपोलॉजी, आपके पास बायोमेडिकल साइंसेस। इसके अंदर दो पॉइंट थोड़े से ध्यान से, ग्रेजुएशन के बाद एक बहुत अच्छा स्कोप जनरली स्टूडेंट लेके चलते हैं, या हमारे रिलेटिव्स हमें कह देते हैं टीचिंग में जाओ अगर, तो बहुत अच्छा स्कोप है, टीचिंग एक अच्छी जॉब है आपके पास, बुरी बिल्कुल नहीं है। कि किसी को जनरली लोग ये बोलते कुछ नहीं आता तो टीचर बन जाते, नहीं, काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है। लोगों को लगता है कि कुछ नहीं, लेकिन हाँ आपको मेहनत करनी पड़ती है अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं तो, ऑब्वियसली बात है। तो आपके पास यहाँ पर एक तो बायोटेक, टीजीटी साइंस, जब भी एक बीएससी का स्टूडेंट कहता है कि मैं साइंस मास्टर लगूंगा, मैडम लगूंगी, टीजीटी साइंस होते हैं जिसको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं, उसमें बायोटेक के ऊपर काफी लंबे टाइम से केस चला हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको मना कर दिया, इनकी अलग पोस्ट निकाल रखी टीजीटी बायोटेक की, ठीक है जी, या बायो इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से। तो टीजीटी बायोटेक्स टीजीटी साइंस के लिए थोड़ा सा इशू है, कृपया इसकी कोर्ट रूलिंग चेक कर लें अपना करियर डिसाइड करने से पहले। कहीं आप करियर डिसाइड कर ले बायोटेक में तो मैं साइंस टीचर ही नहीं लग सकता, तो वो थोड़ा सा इशू है। और आपके पास ये जो है आपके पास फिजिक्स में भी आपके पास अगर कॉम्बिनेशन में फिजिक्स हो गया और आगे इस पे भी बात करेंगे नॉन मेडिकल, इसमें अगर आपके पास बायो नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आप केवी और एनवी बहुत है भाई, 12,000 से ऊपर केवीज हैं अपने इंडिया में, तो सोचो कितनी पोस्ट होंगे उनके पास, वर्ल्ड के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट हैं स्कूलिंग के। तो वहां पर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल ये है कि आपके पास पी, सी और बी साइंस के लिए बायोलॉजी और जूलॉजी अगर है ग्रेजुएशन में तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं है। और जनरली फिजिक्स ऑनर्स में बायो नहीं होती, जनरली दो को यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आपके पास कोर्स टू कोर्स हो सकता है वेरी कर जाए, पर जनरली नहीं होती। तो
तो ये आपके पास टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते। सिमिलरली आपके पास बायोटेक में भी केस है, इसके बारे में रूलिंग आप एग्जैक्ट पहले देख लीजिएगा जब भी आप एडमिशन ले। दो अच्छी ब्रांच है ये भी। एक बायोमेडिकल साइंसेज में जनरली पीसीएमबी का मिक्सचर मांगा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो, जिसके अंदर आपके पास दूसरा जनरल बीएससी। जनरल बीएससी के भाई जनरली हम जैसे बोला जाता है बीएससी मेडिकल से करके आया है, बीएससी नॉन मेडिकल, जैसे 12th में मेडिकल नॉन मेडिकल बटा होता है वैसे ही। तो इसको कई जगह पे बीएससी मेडिकल को लाइफ साइंसेज और नॉन मेडिकल को फिजिकल साइंसेज के नाम से भी जाना जाता है। स्पेसिफिकली जैसे डीयू में ही है, आपको मेडिकल नॉन मेडिकल की बजाय फिजिकल साइंसेज और लाइफ साइंसेज वर्ड मिलता है। तो मेडिकल के अंदर आपके पास पीसीबी होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होंगे। इसके अलावा कुछ जगह पे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, आपके पास एग्रीकल्चर हो गया, वो भी ऐड हो जाते हैं लाइफ साइंसेज के अंदर। कॉलेज टू कॉलेज आपके पास डिपेंडेंसी होती है उनकी। ऐसे ही नॉन मेडिकल में जनरली आपके पास पीसीएम होते हैं, साथ में कंप्यूटर्स आ जाता है कई बार इसके साथ में। ये चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास नॉन मेडिकल में जूलॉजी और बॉटनी नहीं है तो आप टीजीटी साइंस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं एज पर प्रेजेंट रूलिंग्स। जो आप प्रेजेंट रूलिंग्स उनके लिए, क्योंकि इसमें आपके पास मांगा जाता है रूल्स में कि आपके पास ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर हो। नेक्स्ट भाई आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन है, जो ऐसा नहीं है कि आप बीए वालों के पास, बीए का कोई बंदा है, बीकॉम का कोई बंदा ये सारे ऑप्शन लेके नहीं बैठा। खैर बीकॉम तो एक अलग ही ब्रांच हो जाती है, लेकिन हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है। हम 12th में साइंस लेने के बाद वापस जा सकते हैं बीए के अंदर, हम आर्ट्स ले सकते हैं। आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो भेड़ चाल में, मेरा दोस्त ने भी ले लिया, फलाने ने भी ले लिया, घर वालों ने भी प्रेशर डाल दिया और मैं तो बह गया फ्लो के साथ, और अब मेरे को समझ में आ गया कि नहीं मेरे बस की बात नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। अब भीड़ के पीछे मत चलो। जो आपको समझ में आता है, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें लगता है हाँ इसमें मैं अच्छा कर लूंगा, या आपका टारगेट कुछ और ही है, तो साइंस ग्रेजुएशन में अच्छा कॉलेज आपसे अच्छा खासा टाइम मांगेगा। क्यों? क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स तो क्या करेंगे, अपने क्लासेस लेंगे, उसके बाद अपना काम करेंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, पढ़ेंगे, घर जाएंगे। आप क्या करोगे? आप क्लासेस लोगे, उसके अलावा आपकी 3-3, 4-4 घंटे की यूनिवर्सिटी के हिसाब से लैब होंगी, और लैब खाली लैब होगी नहीं, उनके प्रैक्टिकल्स को मेंटेन करना भी 4 घंटे की लैब का प्रैक्टिकल लिखने में भी आपका 1-1.5 घंटा चला जाएगा। और आपका टारगेट साइंस का कुछ है नहीं, आपने सोच रखा नहीं मेरे को तो सीजीएल करना है, मेरे को तो आपके पास इनकम टैक्स के अंदर जाना है, जीएसटी में जाना है, आपके पास किसी और डिपार्टमेंट के अंदर मेरे को जॉब जाना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप बीएससी से थोड़ा सा बचें और बीए की तरफ जाएं। क्योंकि 4 घंटे की लैब, वीक में 3 दिन भी हो गई और प्लस में उसका काम, तो सोच के देखो ना 15, 16 या 20 घंटे अगर आप प्रैक्टिकल्स में दे रहे हो, उसके बाद फिर आप साइंस छोड़ रहे हो, तो ये थोड़ा सा रेशनल नहीं लगता एक साइंस स्टूडेंट के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए भी, ऑब्वियस सी बात है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप भाई उस टाइम पर अगर आपके टारगेट पहले से ही प्री डिफाइंड है तो आप बी की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको कोर्ट्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है, तो उसके लिए आपके पास बीएलएलबी का कोर्स, ये सभी कर सकते हैं भाई, आर्ट्स वाले भी, हम भी कर सकते हैं। क्लैट का एग्जाम क्लियर किया और आप भी लॉयर ही आपके पास लग सकते हैं। बीसी साइकोलॉजी काफी इवॉल्विंग है, इवन अब तो स्कूलों के अंदर पोस्ट आ गई इनकी, तो भाई ये भी बीएससी का अच्छा कोर्स है। फोरेंसिक्स बहुत थोड़े इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन जितने हैं उनकी वैल्यू बहुत अच्छी है। इसके अलावा बीएससी होम साइंस टीचिंग में भी है, और भाई आपके पास प्रोफेशनल कोर्स तो है ही। आपके पास बीएससी बायोफिजिक्स, ये आपके पास कुछ नए कोर्सेज हैं, जैसे बीएससी बायोफिजिक्स, बीएससी नैनोटेक, बहुत थोड़ी जगह पे मिलेंगे, लेकिन ये भी आपके पास ऑप्शन में है। इसके अलावा आपके पास बीएस एमएससी यानी कि बीएससी और एमएससी ड्यूअल कोर्सेज, मोस्टली आपके पास बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इसको कराती हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि हमारे पास सबसे बेस्ट अगर आप हैं तो भाई आईआईएससीआर और आईआईएससी साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च साथ है, और आईआईएससी बेंगलोर, ये कराते हैं ड्यूअल कोर्सेज। भाई बेहतरीन है, वर्ल्ड की रिनाउंड इंस्टीट्यूट है दोनों के दोनों आपके पास। तो इनके अंदर आपके पास ड्यूअल कोर्सेज होते हैं, सब्जेक्ट आपके जो एग्जाम बेसिस पे आपको अलॉट होते हैं, तो ये भी बेहतरीन है। प्लस भाई डीएलएड और बीएससी बीएड कॉम्बो, ये भी काफी चलता है। अगर आपका स्पेसिफिकली इंटरेस्ट है कि भाई मेरे को तो जाना ही जाना है टीचिंग में, मेरा इंटरेस्ट है, पैशनेट हूं मैं सॉरी, तो भाई आपके लिए बीएलएड या बीएससी बीएड ये कोर्सेज चलते हैं, जिनके बेसिस पे आप टीजीटी और पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दो केवी और केवी एनवी में तो होगा ही नहीं,
केवी में आप पीआरटी के लिए भी बीएड के बेसिस पे, बीएससी बीएड के बेसिस पे एलिजिबल हो जाते हैं। उनकी रूलिंग्स है, 2 स्टेट्स के अंदर अभी तक इसकी रूलिंग नहीं है। तो अगर आपको टीचिंग में जाना है, टीजीटी पीजीटी यानी कि भाई आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना है, तो उसके लिए आपके पास बीएससी बीएड, इनके भी अलग इंस्टीट्यूट है, आरंभ है आपके पास, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है, उनके अंदर कोर्सेज चल रहे हैं। अब नई रूलिंग आई है इनके लिए भी कि भाई आप बीएससी बीएड साथ में हो सकती है, या फिर आपके पास बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्सेज हो सकते हैं। तो पहले अगर आप इकट्ठा साथ में करना चाहें, क्योंकि बीएड 2 साल की, आपके पास बीएससी 3 साल की, फिलहाल एनईपी में चीजें चेंज होंगी, तो एक टोटल कोर्स 5 साल का बन जाता है। इसका फायदा ये था कि आपके पास 4 साल में ही काम निपट जाता है, तो आपका 1 साल का फायदा है। और जहां अपने देश में हर एक एग्जाम के लिए कई कई लाख लोग आ जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, वहां 1 साल का मतलब आप सोच ही सकते हैं आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाता है। क्योंकि भाई हमारे गवर्नमेंट के फैक्ट्स ही बताते हैं कि ऑलमोस्ट आपके पास 3 मिनट सेकंड के अंदर शायद 2 बच्चे इंडिया में बोर्न होते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग हमारी ग्रोथ रेट है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं 1 साल आपके लिए कितना सारा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। मेन इंस्टीट्यूट थोड़े से सॉर्ट आउट किए हैं, इनके सबके लिंक्स भी ऑलमोस्ट जो पॉसिबल थे या जो हो सकते थे वो आपके पास डिस्क्रिप्शन में है। कि भाई आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी इन सभी कोर्सेज को ऑलमोस्ट को कराने के लिए वन ऑफ द बेस्ट है, जहाँ पे कुछ कोर्सेज के एंट्रेंस है मोस्ट ऑफली आपके पास 12th के मार्क्स के बेसिस पे है। ये अलग बात है कि भाई इनकी 12th की कट ऑफ कुछ अबव द वर्ल्ड ही जाती है, 95 तो मिनिमम रह जाती है, कई बार थर्ड कट ऑफ भी 95 के आसपास तक आ जाती है। लेकिन फिर भी भाई आपके लिए, क्योंकि वहां पे भी तो स्टूडेंट ही जा रहे हैं, तो भाई आपके पास ये एक अच्छा ऑप्शन है। पंजाब यूनिवर्सिटी सीईटी लेता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर यूजी, एंट्रेंस के थ्रू जनरली एडमिशन होते हैं। ये भी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, 1 साल तो इसने डीयू के पछाड़ के नंबर 1 रही थी। ये डीयू में अप्रोक्सीमेटली 91 कॉलेजेस हैं, आपको पता ही होगा। फिर भी आपके पास लिंक में जाके आप चेक कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जेएनयू और सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोनों बेहतरीन है भाई। इनको हम पता नहीं क्यों का बहुत सारे लोगों को तो अब पता चल गया है, वो थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड द अदर ऑप्शंस, लेकिन फिर भी इसको हमारे स्टूडेंट दिमाग में लेके नहीं चलते। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है, आपके पास कई सारी हैं, शायद 7 हैं फिलहाल, या पता नहीं शायद इंक्रीज हो गई हैं। इनके अंदर भी आपके पास ग्रेजुएशन कोर्सेज, इवन बीटेक कोर्सेज भी कराए जाते हैं कुछ में आपके पास, और उनके अंदर जेईई मेंस मांगा जाता है। अदरवाइज ये अपना खुद का टेस्ट कंडक्ट कराती हैं एडमिशन के लिए। यहाँ डुअल कोर्सेज भी हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि ये तो कई बार लाडो पढ़ाई हो जाती है, क्योंकि कट ऑफ काफी हाई चली जाती है, और आपकी बहुत बेटर प्रयासों के बावजूद भी, बहुत मेहनत के बावजूद भी कई बार आपको लगता है कि नहीं मेरे को चाहिए था, फिजिक्स नहीं मिल रहा है, मेरे को बायो के अंदर इंटरेस्ट था, जियोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट था, नहीं मिल रहा है, कट ऑफ काफी हैवी चली गई है कोर्स के अंदर, या पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर चली गई है, और जो मिल रहा है वो मेरे को नहीं चाहिए। कई बार ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट्स के, तो भाई ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा इसके पास भी अच्छी है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी भाई हमारे पास ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, और आपके पास आईएससी आइसर्स ग्रेजुएशन कराते हैं, अभी बात हुई थी, ये बीएसएमएस के ड्यूअल कोर्सेज डिग्री कोर्सेज कराते ही हैं। इनके अंदर जेईई एडवांस चाहिए, पर ये आपके 12th के 75% तो इनके लिए जस्ट एक क्वालिफाइंग है, उसके बाद जेईई मेंस भी क्वालिफाइंग है, जेईई एडवांस, और उसके बाद इवन इंटरव्यूज भी कंडक्ट कराते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद काफी अच्छी रेपो रही है इसकी। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस लेती है, एनटीए कराते हैं, इनका इंटरेस्ट भी एनटीए कराता है। सेंट्रल जेएनयू का इंटरेस्ट भी एनटीए ही कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कराती है। तो इनका भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कुछ कोर्सेज में एंट्रेंस होते हैं, उसके थ्रू आपके पास एडमिशंस होते हैं। आपको ये वहाँ है कि आपको जब जाना ना पड़े, आपको जॉब कर रहे हैं साथ साथ में और आपको कोर्स करना है, तो आपके लिए प्रेफरेबल है ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए। और अगर आपका कहीं पे भी नहीं होता, हो सकता है, क्योंकि कई बार आपके बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद कुछ मिस हैपनिंग्स की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हमें उतने मार्क्स नहीं मिलते कि, या हमारे लिए ऑप्शंस वो पॉसिबल नहीं होते। मैं कहूँ कैलकाटा यूनिवर्सिटी अच्छी है, हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम नॉर्थ इंडियन कैलकाटा जाएं, या भाई आप राजस्थान से हो और आप हैदराबाद जाके पढ़ रहे हो। मोस्टली कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की फैमिली बैकग्राउंड कह लो या इनकम कह लो या सिचुएशंस ऐसी नहीं होती कि वो जा पाए, तो उस दौरान आपके पास क्या ऑप्शन है? क्योंकि हाँ कमी रह गई कहीं ना कोई वजह रह गई, और सबको पता ही है सक्सेस हैज मेनी फादर्स
एंड फेलियर इज बोर्न ऑर्फन। फेल हो गए तो इवन पेरेंट्स तक ही कहने देते हैं तूने बिगाड़ दिया, ये गड़बड़ वो गड़बड़, रिश्तेदार भी उंगली उठाते हैं। तो उस टाइम पे आपके पास क्या ऑप्शन है? जेई तो वैसे क्लियर नहीं हो पाता, कई बार हुआ तो अच्छा कॉलेज नहीं मिला आपके पास। फिर दूसरा ऑप्शन पे ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएशन में आपको आसपास में नहीं मिल रहा है, तो आप बैठ के रो नहीं सकते हैं क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। रोने में आपने टाइम बिता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो स्टैंड अप और एक और ऑप्शन लेके चलो, ये भी कुछ नहीं है तो लास्ट ऑप्शन ये रहता ही है ओपन यूनिवर्सिटीज। इग्नू के अलावा भी आपके पास लोकल यूनिवर्सिटी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड हैं, प्राइवेट से बचना है भाई क्योंकि बहुत हैवी फीस जाएगी। दो अगर ऑप्शन नहीं है और आपके पास इकोनॉमिकली फिजिबल है तो आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ओपन यूनिवर्सिटीज कोई बात नहीं, जो हुआ है वो हो चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते। ओपन यूनिवर्सिटी से आप जो जो कोर्सेज वहाँ पे एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हो आप, जिनके लिए जिन में आपका एडमिशन हो सकता है, आप उनके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। बस इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि कई बार आपके पास जो गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कुछ कोर्सेज की वैलिडिटी नहीं होती है, यूनिवर्सिटी कोर्स चला रही होती है। दो गवर्नमेंट फंडेड है या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो ज़्यादा इश्यू नहीं है, उसको गवर्नमेंट अपने आप सॉर्ट आउट करती है। लेकिन फिर भी किसी ऐसे कोर्स के पचड़े में ना फंसे जिसमें गवर्नमेंट का अभी तक या आपके पास नेक की अभी रूलिंग आई नहीं है, या आपके पास CSI या UGC ने कहा कि ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी में नहीं चलना चाहिए लेकिन चल रहा है, तो उससे आप थोड़ा सा बच के रहें। अदरवाइज ये ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है, कहीं पे भी पैसे फूकने के मुकाबले में या कहीं भी फंसने के मुकाबले में, या जब आपको जॉब करनी पड़ जाए तो आप ओपन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेके पढ़ाई साथ में आपकी डिग्री और आप कोई भी जो आपका वर्क आपको करना पड़ रहा है वो प्रोसीड कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए। फोर्थ ऑप्शन प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज में कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास? नहीं ठीक है, साइंस ले ली, गलती हो गई और नहीं एंजॉय करिए तो आपने आप BSc भी नहीं कर रहे हो, BA में भी नहीं जाना है, कुछ और ऑप्शंस हैं, तो ये भी आपके पास कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे आपके पास BBA फॉलोड बाय MBA। सबके दिमाग में ये रहता है कि लोग BTech करके ही आपके पास MBA BBA कर सकते हैं। नहीं भाई, वो तो एक अलग सबकी पसंद होती है, चॉइस होती है। लेकिन आपके पास बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और MBA मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अलग कोर्सेज हैं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वाले कर सकते हैं, एक साइंस स्टूडेंट भी BBA के लिए ऑप्ट कर सकता है। BCA बैचलर इन कंप्यूटर आर्ट्स फॉलोड बाय MCA। इवन आप TGT और PGT साइंस के लिए, कंप्यूटर के लिए, जब स्कूलों में सभी में अब आज के टाइम पे पोस्ट आई गई हैं तो उनके लिए भी आपके पास BCA और MCA के ऑप्शंस खुले हैं। हाँ, साथ में आपको B.Ed करनी पड़ सकती है TGT के लिए, लेकिन BCA और MCA के लिए भी आपके पास एक प्रोफेशनल कोर्स है, क्योंकि इनके लिए आपके पास बहुत सारी जॉब्स भी है, कंपनीज में भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आपके पास BSc थी, मैंने कहा ना सिर्फ डॉक्टर्स ही सब कुछ नहीं करेंगे, उनके साथ बहुत सारे कोर्सेज होंगे, बैचलर कोर्सेज होंगे यानी कि डिग्री कोर्सेज होंगे। उसके अलावा कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं जो मेडिकल लैब्स के अंदर जो टेस्टिंग वगैरह होते हैं, ब्लड सैंपल्स, यूरिन सैंपल्स के लिए। आपके पास एक्सरे है, रेडियोलॉजी है, आपके पास अल्ट्रासाउंड मशीन है, इनको हैंडलिंग के लिए जो टेक्निकल स्टाफ है उनके लिए भी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। डिप्लोमा किया और इनके बाद भी आपके पास डायरेक्ट जॉब्स के या अपना खुद का काम शुरू करने के लिए ऑप्शंस अच्छे खासे होते हैं। और ये तो फ्यूचरिस्टिक कोर्सेज हैं, इनको ढूंढना फिलहाल मुश्किल काफ़ी रहेगा, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आपके पास डेटा साइंसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, डिजिटल मार्केटिंग, एनिमेशन एंड ग्राफिक्स, ये और साइबर सिक्योरिटी, उसको तो भूल ही नहीं सकते। ये ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज या सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो आपको फ्यूचर में बहुत बहुत काम आएंगे। तो B.Tech के साथ अगर ये कोर्स होंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, लेकिन फिर भी कई बार आपके पास शॉर्ट लेवल पर भी अगर आप इनको कर पाएं कि आपको इनके इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट फंडेड बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं आपके पास जो आपको नॉमिनल फीस के अंदर ये कोर्सेज कराते हैं, तो वहाँ पे भी आपके पास अगर आप सर्च करो तो यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। इंटीरियर डिजाइनिंग, फूड टेक्नोलॉजी, आपके पास ड्रामेटिक्स, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सबको पता है काफ़ी फेमस है, फैशन डिजाइनिंग, फुटवेयर डिजाइनिंग, ये भी आपके पास ऑप्शंस है। दो ये सभी के पास ऑप्शंस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस के पास ऑप्शंस है। मैं वही चीज़ कर रहा हूँ कि आपने साइंस ले ली है, गलती हो गई है, अब आप आगे उसको ना लेके चलें
आपको अगर पैशनेट है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, क्योंकि ये फील्ड आप तभी एक्सेल कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाके बहुत ज़्यादा कम्पीट करना पड़ेगा। तो आप तभी एक्सेल कर पाएंगे जब आपको उसके लिए सच में जील है कि हाँ मेरे को करना है, यहाँ पे मेरे को मजा आता है ये चीज़ करने में। तो ये ऑप्शन से बेहतरीन हो सकते हैं आपके लिए। फॉरेन लैंग्वेज की आपके पास कुछ कोर्सेज हैं। एज ए ट्रांसलेटर आपके पास जब जॉब्स की जरूरत पड़ती है, प्राइवेट फर्म्स को भी जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ती है। आपने देखा भी होगा यूएनओ के अंदर जब आपके पास लेक्चर्स चलते हैं तो वहाँ पर ट्रांसलेटर्स होते हैं सबके पास। आजकल जैसे यूक्रेन वाले मामले में ट्रांसलेटर को देखा ही होगा आपने, काफ़ी ज़्यादा आपके पास भाव की वीडियो थी वो। तो जो फॉरेन लैंग्वेजेस के जो कोर्सेज हैं, फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज में आपके पास है जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, जापानीज, चाइनीज़, इनके भी कोर्सेज होते हैं जो आप एक सर्टिफाइड अगर इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आपको डायरेक्ट जॉब ईल्ड कर सकते हैं। मर्चेंट नेवी, भाई ये थोड़ा सा रेड से लिखने की वजह ये थी कि ये थोड़ा सा आपके पास चैलेंजिंग, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मैं मानता हूँ, है तो सारे ही लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग है। बिकॉज अगर आप होम सिक हैं तो आप प्राइवेट कंपनियों में जब कार्गो जाता है उसके अंदर भी साइंस स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्पेसिफिक, चाहे आप बीएससी हो चाहे 12th में साइंस करके बैठे हो, आपको स्पेसिफिक यहाँ पे प्रेफरेंस होती है, मिलता ही उन्हीं को है यहाँ पे सेलर्स के लिए जो। तो वहाँ पर भी आपके लिए मर्चेंट नेवी आती है। लेकिन इसकी दिक्कत ये है कि अगर आप होम सिक हैं और आप बहुत लंबे टाइम तक पानी में रहते हैं और अगर आप उस चीज़ को कर पाते तो ही इसके बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि ये सबके बस की बात हो, वैसी बातें नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप घर पे हैं, प्राइवेट जॉब है, आप कमा के क्या खाएंगे, और अगर आप पानी में हैं तो वैसी बात आप घर नहीं रह सकते। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें, जैसे जनरली आपके पास जॉब्स में होता है, इंजॉय हो सकती है, यहाँ पे आपके लिए काफ़ी चैलेंज रहता है। हो सकता है आप 6-6, 7-7 महीने तक ही घर से बाहर हैं। आर्मी भी नहीं है कि भाई आप 2-3 महीने में जॉब आ जाते हैं, आर्मी में भी छुट्टियाँ मिल जाती हैं आपको। यहाँ आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा रहता है। इसके अलावा आपके पास एक और प्रोफेशनल कोर्स जिसको आप भूल नहीं सकते, हरियाणा में तो काफ़ी फेमस है, जेबीटी, या आपके पास इसका नाम है डीएलएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन या जूनियर बेसिक टीचर्स, जो बेसिकली पीआरटी के लिए रिक्वायरमेंट है। ये अलग बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब ये कर दिया है कि आपके पास अगर बीएड है तो आप एलिजिबल हैं जॉब्स के लिए, टीचिंग जॉब्स के लिए, प्राइमरी सेक्शंस को, नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक। और एनईपी में तो इनकी पोस्ट और भी ज़्यादा शायद क्रिएट होनी है, क्योंकि वहाँ पे तो आपके पास सिस्टम कुछ और ही आ गया है। तो आपके पास जेबीटी और डीएलएड, ये भी आपके पास एक प्रोफेशनल कोर्सेज है जो आप 12th के बाद आराम से, इवन 10th के बाद आपके पास इनमें एडमिशन हो जाता है आपके पास, शायद 12th के बाद ही होता है। पर ये भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन आपके लिए, अगर आपको पीआरटी लगना है तो ये भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। 12th साइंस के बाद करो या कोई भी कर सकता है आपके पास। तो साइंस टीचर लगने के लिए 12th के बाद ही होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके लिए। तो ये सारे आपके पास थे, सारे के सारे प्रोफेशनल कोर्सेज। और भी बहुत सारे होंगे जब आप सर्च करते हैं, ये तो कुछ मैंने ढूंढे, आप ढूंढोगे तो और भी बहुत सारे निकलेंगे। तो कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है तो कभी भी निराश होने का ना जरूरत है, ढूंढो और मिल जाएंगी चीजें। सबसे लास्ट कैटेगरी, काफी लंबी वीडियो थी, काफी मेहनत की है, पता नहीं आपको समझ में आया ना है, लेकिन अगर आपको ठीक लगा हो तो प्लीज मोटिवेशन के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब लास्ट ऑप्शन पे 12th बेसिस पे जॉब, ये सुन के कईयों को लगता है कि वाह अभी से जिंदगी सेटल हो सकती है। हाँ, कुछ केसेस में हो सकती है। क्या आपके पास जॉब्स की 12th बेसिस पे आप सोच नहीं सकते कि आपको अच्छी जॉब मिलने के चांसेस हो सकते हैं। इवन आपके पास ग्रुप डी में भी 12th मांगते हैं, जो आपके पास हायरार्की के अंदर सबसे लोएस्ट आपके पास जॉब आती है ग्रुप डी, तो वो भी आपके पास 12th मिनिमम मांगता है। तो 12th बेसिस पे आपके लिए जॉब्स के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, लेकिन साइंस वालों के पास कुछ बड़े अच्छे ऑप्शन होते हैं, इवन बॉयज और गर्ल्स दोनों के पास ही होते हैं। जैसे सबसे पहले एनडीए यूपीएससी कराती है। यूपीएससी के थ्रू आपके पास साल में 2 बार पेपर होता है। एक बार में आपके पास एक शिफ्ट में, मतलब जब पहली शिफ्ट में पेपर होता है उसमें आपके पास इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस आती है, और दूसरे में आपके पास सिर्फ मैथ आता है। तो एक बार जैसे आपके पास पहले जेईई में हुआ करता था, एक बार में 2 पेपर होते थे, ऐसे इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में होते हैं, और साल में 2 बार ये टेस्ट कंडक्ट कराती है यूपीएससी। डायरेक्ट आप इंडियन आर्म फोर्सेस, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के अंदर डायरेक्ट ऑफिसर रिक्रूट हो सकते हैं। और ये
एबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ साइंस हेड देती है। दूसरा, टेक्निकल एंट्री स्कीम, इनमें सीट्स एनडी के मुकाबले में कम होती हैं, लेकिन अगर आपको इंजीनियरिंग का पैशन है तो आप जेई मेंस की परसेंटाइल के थ्रू पे डायरेक्ट एसएसबी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आर्मी और नेवी में इनके भी फॉर्म निकलते हैं, जैसे नेवी के अभी निकले हुए थे, शायद फरवरी का लास्ट वीक इसकी लास्ट डेट थी, 25 फरवरी लास्ट डेट थी इसकी। ऐसी एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, पहले भी इसकी बात हुई है, इसी वीडियो में हुई है। ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, एज लिमिट है, खुद का पेपर कराते हैं, और ये भी आर्म फोर्सेस के अंदर बहुत अच्छे जॉब है। नेवी और एयरफोर्स के अंदर ये आपके पास टेक्निकल पोस्ट हैं, जैसे आर्टिफिशियल अप्रेंटिसर, 12th साइंस के बेसिस पे ही पेपर होता है आपके पास, और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट सेलर्स की पोस्ट, ये भी इंडियन नेवी में है। लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन के अंदर है इसका, जिसमें आप देख पाओगे कि आपके पास इनके अंदर भी 12th साइंस के बेसिस पे डायरेक्ट आपको जॉब मिलती है, और हाँ, अच्छी जॉब मिलती है। एयरफोर्स में भी ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई, जिसमें एक्स आपके पास टेक्निकल है, इनकी सैलरी भी ज़्यादा होती है, इनका भी आपके पास खुद का एंट्रेंस होता है, फिजिकल मेडिकल होते हैं, इसके अंदर भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद इनके ऑप्शंस अच्छे हो जाते हैं टेक्निकल के, ऑब्वियस सी बात है। तो आपके पास ये भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं साइंस साइड वालों के लिए। लास्ट, लैब अटेंडेंट, 2 लैब अटेंडेंट के लिए डिप्लोमा कोर्सेज की कई जगह पे डिमांड की जाती है कि डिप्लोमा इन लैब टेक्नोलॉजीज या डीएमएलटी के डिप्लोमा मांगे जाते हैं बहुत सारे जगह पे, लेकिन लैब अटेंडेंट स्कूल लेवल पे अब भी बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ 12th साइंस, अगर आपने 12th साइंस पढ़ी है तो आप स्कूल में लैब अटेंडेंट लग सकती हैं, केमिस्ट्री लैब के अंदर, फिजिक्स लैब के अंदर, बायो लैब के अंदर। जीबीटी अभी बात हुई है, जूनियर बेसिक टीचर, या आपके पास डीएलएड वाला कोर्सेज, ये भी आपके पास उसके बाद डायरेक्ट जॉब के लिए जा सकते हैं, फिर ये कोर्स आपको करना पड़ता है। एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, और सीएचएसएल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल टेस्ट लेवल, ठीक है, सेकेंडरी लेवल, ये एसएससी कंडक्ट कराती है, जो सीजीएल कराती है, सबको पता है उस चीज का। ये भी डायरेक्ट 12th बेसिस पे, लेकिन इसमें साइंस का कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई भी साइंस हो, आर्ट्स हो, वोकेशनल हो, कोई भी 12th इक्विवेलेंट जो भी है वो इनके लिए एलिजिबल है। और हाँ, मर्चेंट नेवी तो था ही, मर्चेंट नेवी के कोर्सेज भी होते हैं, और इवन आपको 12th बेसिस पे मर्चेंट नेवी में डायरेक्ट सेलर की भी रिक्रूटमेंट होती है आपके पास, जो प्राइवेट कंपनीज ओबीसी है, अपने क्राइटेरियाज के बेसिस पे, फिजिकल आपके पास मेडिकल बेसिस पे टेस्टिंग करके वो लेती हैं। तो ये सारे आपके पास जॉब ऑप्शंस थे। होपफुली आपके पास पांचों कैटेगरीज में कई सारे ऑप्शंस मिले होंगे। तो अगर ठीक लगा तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।